लाल परी का जादुई हेयर बैंड। बहुत समय पहले की बात है। रसूलपुर नामक गांव में दो बहनें रहा करती थी। सीता और गीता दोनों बहुत समझदार थी। सीता हमेशा अपनी छोटी बहन गीता को पढ़ाया करती थी और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। सीता और गीता के माता पिता बहुत गरीब थे। दोनों मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाते थे। सीता की माँ घरों में काम करती थी और सीता के पापा मजदूरी का काम किया करते थे। उससे जो भी कमाया करते उसी में अपना गुजारा किया करते थे। सीता एक बहुत काबिल लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में टॉप किया करती थी और बहुत ही साधारण तरीके से रहा करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गीता समझदार होने के साथ साथ अपनी क्लास में टॉप किया करती थी। लेकिन उसके बहुत सारे शौक थे, जैसे कि उसे तैयार होना पसंद था, घूमना पसंद था, जंक फूड खाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन उनके कॉलेज में चिल्ड्रंस डे से एक दिन पहले सभी बच्चों को नोटिस मिलता है कि वो अपने अपने घर से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आएंगे और स्कूल में उसे बेचेंगे। ये पढ़कर गीता बहुत खुश होती है और स्कूल की छुट्टी के बाद गीता अपनी बहन से रास्ते में चलते चलते कहती है, दीदी आपने सुना है स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेकर आएंगे और उन्हें स्कूल में आकर बेचेंगे, क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे है। बहुत मजा आएगा। देखो गीता, मुझे तो अपनी पढ़ाई ही पसंद है। ये सब तुम एंजॉय करो, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या बनाकर लेकर जाऊं दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माता पिता हमारे लिए मुश्किल से तो खाना लेकर आ पाते हैं और शायद ही हमारे घर में आज राशन रखा होगा। चलो घर चलकर देखते हैं, जो भी रखा होगा उसके हिसाब से हम कुछ बना लेंगे। दोनों बहनें बातें करते करते घर पहुंच जाती है। उसके बाद गीता खुशी से रसोई में जाती है। सीता भी रसोई में आ जाती है। दोनों बहनें राशन देख रही होती है, लेकिन घर में सिर्फ दालों के अलावा कुछ भी नहीं रखा होता है। तभी सीता कहती है, तुमने मुंह क्यों बना लिया? तुम्हें तो पता ही है ना, इन दालों से बहुत कुछ बन सकता है। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ। लेकिन बच्चे दाल पसंद नहीं करते दीदी। बच्चे दही बड़े खाना बहुत पसंद करते हैं और मुझे बहुत अच्छे दही बड़े बनाने आते हैं, तो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें सुबह सुबह सब कुछ तैयार करके दे दूंगी। अभी मैं जल्दी से दाल भिगो कर रख देती हूँ और बाकी चटनियाँ बनाकर भी तैयार कर लेती हूँ। इस तरह सीता दही बड़े बनाने की सोच लेती है और सारा सामान तैयार कर लेती है। और अगले दिन सुबह होती है। सीता अपनी बहन के लिए सारा सामान तैयार करके पैक कर देती है और दोनों बहनें इकट्ठे स्कूल चली जाती है। वहां जाकर गीता सभी बच्चों को देखती है तो सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे दिखने वाले व्यंजन लेकर आते हैं। लेकिन वो अपने लाए हुए दही बड़ों से खुश नहीं होती। लेकिन फिर भी वो अपना स्टॉल लगाती है। सभी के स्टॉल पर जंक फूड था। बहुत कम बच्चे हेल्दी खाना बनाकर लाए थे। लेकिन जैसे ही गीता अपने स्टॉल को तैयार करती है, वहाँ खड़ी टीचर और बच्चे उसके दही बड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सभी के स्टॉल पर जंक फूड लगा है, लेकिन तुम्हारे स्टॉल पर इतना अच्छा और हेल्दी खाना लगा है। मैं तो तुम्हारे हिसाब से ही खाऊंगी। बताओ इसका प्राइस क्या है? स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन सिर्फ 50 रुपए प्लेट। आइए मैडम, आपके लिए तो मैं मुफ्त में बना दूंगी। गीता की टीचर गीता की हेल्दी व्यंजन को खाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सभी एक एक करके गीता के स्टॉल पर आ जाते हैं और ज्यादातर लोग गीता के स्टॉल पर ही दिखते हैं। ये सब देखकर पास में खड़ी लड़की अंजलि बहुत जलती है और वो उसके स्टॉल के पास जाने का मौका ढूंढती है। और जैसे ही गीता अपने प्रिंसिपल को दही बड़े देने जाती है, तभी अंजलि उसकी चटनी में ढेर सारा नमक मिला देती है। थोड़ी देर बाद गीता अपने प्रिंसिपल को दही बड़े खिलाकर आती है और प्रिंसिपल उससे बहुत खुश होती है और अंजलि की हरकतों से बेखबर गीता फिर से दही बड़े बेचने लगती है।
तभी बच्चे खूब मजे से दही बड़े के निवाले खा रहे होते हैं और फिर सब बच्चे एक साथ निवाले मुंह से थूक देते हैं। तुमने ये घटिया सा क्या बना कर रखा है? इसमें तो बहुत सारा नमक है, हमारा तो मुंह ही खराब हो गया। पता नहीं लोगों ने क्या देखकर ये दही बड़ा खाया है, इसमें इतना सारा नमक है। मुझे लगता है तुम आंखों से अंधी हो गई हो जो इसमें इतना सारा नमक मिला दी हो, पागल लड़की कहीं की। बच्चों की ये सारी बातें सुनकर गीता घबरा जाती है और अपने दही बड़े चेक करती है। फिर उसे भी नमक बहुत सारा लगता है। उसके बाद वो उन सब से माफी मांगती है, लेकिन उसके स्टॉल का सब बर्बाद हो जाता है और दही बड़े रखे के रखे रह जाते हैं। जितनी बिक्री उसने सुबह की थी उसके पूरे पैसे उसको सिर्फ 1000 रुपए ही मिलते हैं, जिसके बाद वो रोती हुई घर चली जाती है। घर जाते जाते रास्ते में उसे एक लाल परी मिलती है और वो उसे रोककर कहती है, तुम रोते हुए क्यों जा रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल दूंगी। मैंने सभी के लिए दही बड़े बनाए थे ताकि मैं अपने माता पिता की मदद कर सकूं और 4 पैसे कमा सकूं, लेकिन मेरे दही बड़े सिर्फ सुबह सुबह अच्छे से बिके थे, जिसके मैंने 1000 रुपए कमा लिए। उसके बाद पता नहीं किसने मेरे दही बड़ों में इतना सारा नमक मिला दिया। इसके बाद सबने मेरे दही बड़े थूक दिए और मुझे कुछ नहीं मिला और मैं सिर्फ 1000 रुपए ही कमा पाई हूँ। अब मैं अपने माता पिता की मदद कैसे करूँगी? वो बहुत गरीब है, घर में राशन भी खत्म हो गया है क्योंकि मैंने सारी दालें दही बड़े में लगा दी। अब मैं क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, तुमने अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा किया है। ये जरूर किसी की चाल है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई हेयर बैंड देती हूँ। इसे लगाकर तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में जादुई हेयर बैंड जैसी भी कोई चीज होती है क्या? मुझे तो आज तक नहीं पता था, लेकिन अगर आप कहती हो तो मैं चेक करूँगी। लाल परी की बातें सुनकर गीता बहुत खुश होती है और अपने घर पर भागी भागी जाती है। अपने कमरे में खड़े होकर गीता वो जादुई हेयर बैंड और उससे अपने मन की इच्छा कहती है। जादुई हेयर बैंड, मेरे इस छोटे से घर को एक बड़े घर में बदल दो, जिसमें सारी खाने की चीजें हो, पहनने के लिए कपड़े हो और मेरे लिए ढेर सारे मेकअप किट हो। गीता के इतना कहते ही जादुई हेयर बैंड के आसपास एक दिव्य रोशनी होने लगती है और उसकी कही हुई बातें सच हो जाती है। उसका एक छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें उसकी इच्छा के हिसाब से सारा सामान होता है। अपने बड़े से घर को देखकर गीता बहुत खुश होती है और ये सब देख रहे उसके माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी गीता उन्हें जाकर सब कुछ बताती है और फिर उसके बाद उसके माता पिता लाल परी का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद गीता अपने जादुई हेयर बैंड की मदद से अपने हर काम को आसान कर लेती है और अपनी इच्छा को पूरा कर लेती है। साथ ही साथ वो गरीब लोगों की मदद करती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उनसे बहुत खुश होते हैं और उनके घर में आने जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता के माता पिता मजदूरी का काम छोड़ देते हैं और उसकी माँ घरों में काम करना भी छोड़ देती है। उनके पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर हो जाता है, जिसमें जरूरत की सारी चीजें होती है और सभी इस प्रकार हंसी खुशी रहने लगते हैं। गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। परिवार में माता पिता और उसकी 2 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी सौतेली थी, जिसका नाम रूपल था और उसकी सगी बेटी का नाम सलोनी था। उसकी माँ का नाम अंजू था। एक बार की बात है, अंजू सिर्फ अपने पति के सामने ही अपनी सौतेली बेटी को प्यार दिखाती, वरना पीठ पीछे तो वो उसकी बहुत बुराई करती थी, क्योंकि उसके सर पर घने बाल और अच्छे बाल थे, जिसकी वजह से वो उससे बहुत चिढ़ती थी और ये चाहती थी कि उसकी अपनी सगी बेटी के सिर पर भी ऐसे सुंदर बाल हो जाए। अंजू अपनी बेटी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहती थी ताकि वो उसका रिश्ता किसी अमीर घर में कर सके। दोनों माँ बेटी रूपल से जलते थे, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। देखते ही देखते कुछ समय बीत गया और उसके पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब उसके पिता के देहांत के बाद ही अंजू अपने असली रूप में आ गई
और वो पहले से भी ज्यादा रूपल पर जुल्म करने लगी। उसे घर का सारा काम करवाती और उसे बहुत ताने देती रहती और उसे बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी, जिसकी वजह से रूपल बहुत दुखी रहती थी और उसे हर समय अपने माता पिता की याद आती रहती थी। एक बार की बात है, रूपल बाजार से सब्जी लेने अपने घर की ओर आ रही थी। तभी उसे एक लड़का देख लेता है। उसका नाम सुमित था, जो गांव के जमींदार का लड़का होता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, पर उसके सुंदर बाल देख लेता है। अब कुछ समय बाद वो घर आ जाती है और वहीं दूसरी ओर जमींदार का लड़का चिंता में पड़ जाता है कि वो खूबसूरत लड़की उस गांव में कौन थी। सुमित अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, सुमित, आप लोग सब ध्यान से सुनो। आज मैंने एक लड़की को देखा। उसके बाल बहुत सुंदर थे और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने उसका चेहरा पर ठीक से नहीं देखा। क्या आप लोग पता लगा सकते हैं वो कौन है? मालिक, हमें पता है। आपने किसको देखा होगा? गांव में एक ही सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। उसका नाम रूपल है और वो अपनी सौतेली माँ अंजू के साथ रहती है। हम उसी गांव से तो आपके यहाँ काम करने आते हैं, इसलिए हमें पता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब सुमित अपने पिता को सारी सच्चाई बताता है और उसके पिता उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और शादी का रिश्ता लेकर रूपल के घर चले जाते हैं। उनके घर पहुंचते ही वो रूपल को देखते हैं कि वो तो घर का काम कर रही होती है। तभी सुमित के मन में ख्याल आता है कि रूपल तो संस्कारी लड़की है। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके पिता अंजू से बात करते हैं और कहते हैं, बहन जी, हम आपकी बेटी रूपल का हाथ मांगने आए हैं। मेरा बेटा चाहता है कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो। उम्मीद करता हूँ आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। अंजू घबरा जाती है और इसलिए वो कुछ नहीं कहती और डर के मारे जमींदार की बात सुनकर हाँ कर देती है। फिर सुमित कहता है, रूपल, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी। आखिर इतने बड़े घर में शादी करने के लिए कौन मना करेगा? आप भी मुझे पसंद हो। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रूपल की ये बात सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और अब अंजू रूपल को खरी खोटी सुनाने लगती है, क्योंकि वो मन ही मन जल रही होती है और उसकी सगी बेटी सलोनी भी रूपल से जल रही होती है कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया। अरे ओ रूपल की बच्ची, तूने उस लड़के पर क्या जादू टोना करा जो तेरे चंगुल में फंस गया और तेरे को इतना अमीर रिश्ता मिल गया? तू तो चाहती ही थी कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, इसलिए तूने ऐसा करा है ना? अब तू देखती जा, जमींदार के लड़के से शादी तो मेरी बेटी की ही होगी। माँ, मैं भी उस लड़के को पसंद करती हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी और वो तो कितना अमीर भी है। मैं जिंदगी भर खुश रहूँगी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप इसका रिश्ता तोड़वा दो और मेरी शादी करवाओ। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि इसको टकला कर देते हैं। अगर इसके सर पर बाल ही नहीं रहेंगे तो जमींदार का लड़का इसे शादी ही नहीं करेगा। वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और उसके सिर पर हेयर रिमूवल क्रीम डालकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और सुबह तक उसके सारे बाल झड़ जाते हैं। जब सुबह रूपल उठती है तो वो अपने आप को शीशे में जाकर देखती है तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं होते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुशी से झूम रही होती है और वो जल्दी से जाकर ये बात जमींदार के लड़के सुमित को बताती है कि रूपल टकली हो गई है और उसके सिर पर बाल नहीं है। ये खबर सुनकर सुमित हैरान हो जाता है और अब वो शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे तो रूपल के बाल पसंद थे, इसलिए उसने रूपल को शादी के लिए प्रस्ताव दिया था। अब रूपल अपने बालों की वजह से फूट फूट कर रोने लगती है और घर से बाहर आकर एक नदी किनारे बैठकर दुख मना रही होती है। अब उसका रिश्ता टूट चुका था और वो ये सोच में पड़ जाती है कि अब उससे आखिर कौन शादी करेगा। तभी ऊपर से जादुई परी गुजर रही होती है। उस परी का नाम लोक परी था। लोक परी नीचे आकर पूछती है, क्या हुआ रूपल, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। देखिए न लोक परी, माँ और बहन सलोनी ने मिलकर छुपकर मेरे सिर पर क्रीम लगाकर मुझे गंजा कर दिया।
अब मैं टकली हो गई हूँ। मेरी शादी भी तय हो गई थी, पर अब उस वजह से मेरी शादी के लिए जो रिश्ता आया था उन लोगों ने भी मना कर दिया, और अब लगता है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि टकली लड़के से भला कौन शादी करना चाहेगा। इतना बोलकर रूपल फूट फूट कर रोने लगती है। ये सारी बात सुनकर लोक परी कहती है, रूपल तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर लोक परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जादुई छड़ी घुमाते ही रूपल के बाल सोने के बन जाते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी से और आराम से रह सकती हो। ये बाल और मेरा जादू तुम्हारी हमेशा रखवाली करेगा। अब रूपल अपने बालों को सोने का देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। अब वो खुशी खुशी लौटकर अपने घर आती है और उसके बालों को देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे कलमुही, तेरे बाल ऐसे कैसे हो गए? तब रूपल जवाब देती है, आज मुझे लोक परी मिली थी जिन्होंने मेरे बाल सोने के बना दिए। अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब रूपल अपने होने वाले पति सुमित के पास जाती है, जिसने शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि तब रूपल टकली हो गई थी। पर अब तो रूपल के सोने के बाल थे। ये खुशखबरी देने वह सुमित के पास जाती है और जब सुमित उसे देखता है तो वो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि वो पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तब वो रूपल से कहता है, रूपल तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम टकली हो गई हो, तुम्हारे सिर पर से बाल चले गए हैं, तो फिर ये कैसे? हाँ ऐसा ही हुआ था, पर अब सब कुछ ठीक है और लोक परी ने मेरे बाल सोने के बना दिए हैं। रूपल तुम मुझे माफ कर दो, मैंने शादी के लिए बिना सोचे समझे मना कर दिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। अब तुम्हारे बाल वापस आ गए हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फिर जल्द ही रूपल और सुमित की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। रूपल समय के साथ रहकर बहुत खुश थी। सुमित उसे बहुत प्यार करता था और फिर इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।